बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उधर अमेरिका ने 12 ममालिक समेत जो नेवल कोलिशन बनाई है उसकी फोर्सेस उसने रवाना करना शुरू कर दिए, यानी डिस्ट्रॉयर और ये तमाम चीज़ें पहुंच गई हैं रेड सी के करीब। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ईरान के दो हतमी ऐलान आए हैं जिसने इस वक्त अमरीका को मुकम्मल तौर पर हिला कर रख दिया है। नंबर वन सूरत हाल ये है कि ईरान ने ऐलान किया है कि वो यमन की बैक पर खड़े होंगे, यानी ये अब समझ लीजिए जो जंग है ये ईरान से होने जा रही है। और ईरान की जंग इस दफ़ा जो नज़ारा देखने को मिलेगा वो शायद अमेरिका मैनेज नहीं कर पाएगा, और अमेरिका ने वो बाजी खेलने का फैसला किया है जिसमें उसकी हार तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के जो जो डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर और जो चीज़ें तबाह होने वाली हैं, ये उनकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो क्या कह रही है वो तो आपको बताते हैं। लेकिन ईरान का प्लान सुन ले ज़रा। ईरान ने असल में काम ये किया है कि चाइना की तर्ज पर एक जो मलेशिया होती है जिसको कहते हैं कि प्राइवेट आर्मी, एक होती है आपकी रेगुलर आर्मी, एक होती है प्राइवेट आर्मी, ये बनाने का फैसला किया है। अब ये प्राइवेट आर्मी क्या होती है? ये असल में प्राइवेट आर्मी होती है कि जो मछेरे होते हैं, असल में इनकी जो बॉट्स होती हैं, इन बॉट्स को आप तैयार करते हैं, इनके ऊपर आप मिसाइल लगाते हैं और इनमें पूरा एक सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि 33,000 के करीब ये सारे इनकी कश्तियां हैं, 33,000, और हर एक में रॉकेट मिसाइल ये नस्ब करेंगे, पूरा एक सिस्टम। और आप सोच रहे तकरीबन 60,000 के करीब इनके पास मछेरे हैं। अब वो करने क्या जा रहे हैं? अब वो काम ये करने जा रहे हैं कि उनको 107 mm रॉकेट जो है वो लगाया जाएगा। यानी आप अंदाज़ा करें कि ईरान वो जंग लड़ने के लिए जा रहा है कि अमेरिका तो क्या पूरा वर्ल्ड कांपना शुरू हो जाएगा। और आप ये सोचें कि उनमें वो जो मिसाइल इंस्टॉल करेंगे 33,000 मिसाइल, और वो 33,000 मिसाइल आप अंदाज़ा करें। जब अमेरिका, नॉर्वे, यूके और ये तमाम जितनी ताकत है, यानी 12 ममालिक जो आ रहे हैं, जब इनके ऊपर वो हिट करेंगे, ये तो सिर्फ एक स्ट्रेटजी है, 33,000 मिसाइल। आपका कौन सा ऐसा सिस्टम है जो 33,000 मिसाइलों को रोक पाएगा? एक भी आपका सिस्टम नहीं है। अब नुकसान क्या होने वाला है? नुकसान ये होने वाला है कि ये मिसाइल जब फायर किए जाएंगे तो अमेरिका का सबसे खतरनाक सूरत हाल ये होगी कि रॉकेट असल में डायरेक्ट फायर करता है, और ये इतना खतरनाक है कि सीधा जाकर हिट करता है आपको और वहां पर तहस नहस कर देता है। अब अमेरिका को जो इंटेलिजेंस मालूमात मिली है उनमें उन्होंने ये खदशा जाहिर किया है कि अमेरिका ने वो बाजी खेलने का फैसला किया है, यानी लंगड़े घोड़े पर उसने पैसा लगा दिया है, उसको रेस में दौड़ा दिया है। इस लंगड़े घोड़े ने रेस तो जीती नहीं है, उल्टा वो जख्मी होकर आएगा। आप ये सोचो वो जख्मी किस तरह होकर आएगा कि अमेरिका के जितने डिस्ट्रॉयर हैं, जितने वॉरशिप हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर, वो इस वक्त ईरान और प्राइवेट मलेशिया, ये तो खाली अभी ईरान ने अपनी प्राइवेट मलेशिया रखी है, जो बाकी प्राइवेट मलेशिया जिसे कहते हैं प्राइवेट आर्मी जो है, वो जब मैदान में उतरेंगी और वो जो उन्होंने काम करना है उससे तो अमेरिका और बाकी ताकतों के परखच्चे उड़ जाएंगे। आप कितनी देर तक आप ये काम को सरवाइव कर सकते हैं? कितनी देर आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि मिसाइल लगेंगे और आप उसको मैनेज कर लेंगे? ये इतना आसान नहीं है कि आप इसको मैनेज कर लेंगे, आपको उड़ा कर रख दिया जाएगा, वो छोड़ेंगे नहीं आपको। और इस सारे मामले के अंदर इसराइल का सबसे ज्यादा जो नुकसान होने जा रहा है, इसराइल की सारी उम्मीदों का जो मरकज है वो तो अमेरिका है। अमेरिका वो काम करने जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के अंदर ना तो सऊदी अरब उसको सपोर्ट करे, ना वो इस जंग में है, ना मिडिल ईस्ट की और बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज इंक्लूडिंग इजिप्ट, जिनको 10 अरब डॉलर का स्विस कैनाल से नुकसान होना है। जो ये शिपिंग लाइन जो बंद होगी, 10 अरब डॉलर का नुकसान ये है कि एक अरब को तरसने वाले जो ममालिक, जब उनको 10 अरब डॉलर का नुकसान होता है तो उनका हश्र क्या होता है आप सब अच्छी तरह जानते हैं। और जब तक आप अमेरिका की जंग में कूदते नहीं है तो अमेरिका तो IMF से आपको कुछ देता भी नहीं है, ये तो सारी दुनिया को पता है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जब इन पर ये हिट करेंगे तो ये तो सिर्फ एक चीज़ है, तो आप सोचें कि अमेरिका का नुकसान कितना ज़्यादा होगा इस खत्ते के अंदर। 33,000 मिसाइल आपके ऊपर हिट कर रहे हैं और उसके बाद आप सोचें कि आप सर्वाइव कर सकते हैं? आप तो बिल्कुल तबाह हो जाएंगे।
और एक एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह हो गया, वो तो अरबों डॉलर्स का है। चाइना तो भंगड़े डालेगा कि यार इनके एयरक्राफ्ट कैरियर तो यहाँ से तबाह करवाएं ताकि कल को कोई भी किसी जंग में ना कूद पड़े। अब सोचे इसके बाद क्या होगा। आपको याद होगा कि हालिया जो जिम शिपिंग कंपनी थी, वो एक इजरायली जो है वो उसको ऑन करते हैं। यानी आप ये सोचें कि वो जिम कंपनी ने काम ये किया है कि उनके जो कंटेनर की प्राइस है ट्रांसपोर्टेशन की, वो $100 से बढ़ाकर $450 कर दी है। अब आप सोचें ज़रा कि इनका नुकसान देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है। आप चलिए, आप बंदा कहता है कि यार $100 है, 150 कर ले, 200। उनको पता है कि वो रूट कितना ऊपर तक जाना है, वो कितना मुश्किल हो जाएगा, कॉस्ट कितनी बढ़ेगी। और जब ये कंटेनर, ये तमाम चीज़ें इजराइल के अंदर पहुंचती हैं तो एक तो डिले कितना ज़्यादा है, ऊपर से मसाइल कितने ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप यमन के साथ इस जंग में कूदेंगे तो इसका मतलब है कि आपने हिजबुल्लाह को भी एक्टिवेट कर दिया, तो अब इसका मतलब है कि इसराइल के ऊपर डायरेक्टली हमला होगा। आप जानते हैं कि इस वक्त इसराइल ने कहा है कि हमने कोई 1.5-2 लाख बंदा जो है वो हिजबुल्लाह की वजह से वो घर छोड़कर चले गए हैं, रीलोकेट कर दिया हमने उनको। तो आप सोचें 90 लाख में से 5.5 लाख लोग पहले ही छोड़कर चले गए, 2 लाख आपने रीलोकेट कर दिए, 2.5 लाख के करीब ऐसे ही कहते हैं कि हमने नौकरी नहीं करनी की थी, हमें डिप्रेशन हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और करते करते सूरत हाल का अंदाज़ा आप इस लेवल पर पहुंचा सकते हैं कि इस सारे मामले के ऊपर कहानी का रुख ये हो चला है कि चीज़ें मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हुई हैं। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि ईरान के आर्मी चीफ ने कहा कि भाई हम तो यमन के साथ खड़े हैं और हमें अमेरिका की ईंट से ईंट बजा देंगे। अमेरिका को पता ही नहीं है वो किस अजाब को दावत देने जा रहा है। यमन ने कहा कि अमेरिका ये समझ रहा है कि वो इतने ममालिक को लेकर आएगा, फलाना आएगा। हम 9 साल हमने अमेरिका और इसकी कोलेशन का मुकाबला किया है, हमें 9 साल का तजर्बा है कि हमने जंग लड़ी थी और हमने जो उसके बाद अमेरिका के डिफेंस सिस्टम और इन सबको बीट किया है। अमेरिका को मैदान में आ जाए, हम तुम्हारा कब्रिस्तान लोग जमीन में बनाते हैं, हम समंदर में तुम्हारा कब्रिस्तान बनाएंगे, तुम नहीं, तुम्हारे बाकी सारे इत्तेहादियों का भी कब्रिस्तान बनाएंगे। और उन्होंने कहा कि आपको भी अंदाज़ा नहीं है कि सारे मामले पर होगा क्या। उसके साथ आप देखिए कि बड़ी बड़ी जो 10 ग्लोबल शिपिंग कंपनीज हैं, उन्होंने कह दिया है कि भाई हमने तो इजराइल को माल नहीं भेजना और रेड सी से नहीं भेजना, आगे स्विस कनाल से नहीं भेजना। आप सोचें कि अब इजिप्ट को क्या हो गया है कि मिस्र का मसला ये है कि $10 अरब का ये लॉस हुआ है। अमेरिका ने उसको कहा कि मेरे साथ जंग में कूदो, कहता है मैंने नहीं कूदना। सऊदी अरब भी नहीं आया, बाकी ममालिक भी नहीं। और ये बड़ा वाइज डिसीजन है सबका, भाई क्यों आएगा कोई। अब आप ये सोचें कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि जब ये जंग छिड़ जाएगी तो आप सोचें स्विस कैनाल तो मुकम्मल तौर पर क्लोज हो जाएगा और ये तमाम जितने शिप हैं ये असल में अफ्रीका यानी जो बाईपास हो जाएंगे अफ्रीका टू, ये खास तौर पर ये यूरोप जाना होता है, उसकी प्राइस जो है वो कितनी बढ़ जाएगी और ये री राउट करते हुए किस एरिया से जाएंगे इसका तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका को सबसे बड़ा जो खतरा है कि उसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वॉरशिप है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी जो तबाही है वो बहुत ज़्यादा होगी और ये डायरेक्टली अमेरिका का नुकसान है। देखिए पहले आप यानी मिसाल के तौर पर पाकिस्तान अगर अड्डे ना दे तो अफगानिस्तान के अंदर आप कहाँ से लड़ाई कर सकते हैं? सेंट्रल एशिया वालों से तो आप बात नहीं कर सकते। ईरान ने आपको देने नहीं तो अमेरिका वो जंग ना जीत पाता। अब यही आप सूरत हाल समझ लें कि मिडिल ईस्ट के अंदर इसको जहाँ पर अड्डे हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने खुद अगर वो आ नहीं रहे तो उन्होंने इनको कहा होगा कि भाई आप इस जंग में जाएंगे तो हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए यमन के खिलाफ, क्योंकि हम उनके साथ लड़ाई नहीं करना चाहते। तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका के लिए तो इतनी बड़ी तबाही है कि 33,000 जब रॉकेट मारे जाएंगे तो उसके तो परखच्चे उड़ जाएंगे। और वॉरशिप आप भेज रहे हैं अब इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप देखिए सिचुएशन को आप मजीद तबाही करें। अब इसराइल नहीं, पूरा यूरोप आप देखेंगे बर्बाद होगा, क्योंकि यूरोप की कंट्रीज इस जंग में कूद रही हैं। तो जब आप कूदेंगे तो आपके साथ जो हशर होगा वो तो सारी दुनिया देखेगी। और मजे की बात आप ये देखें, एक अजीब बात हुई है कि भारत ने भी अपना जो नेवी वॉरशिप है, जो डिस्ट्रॉयर है, वो भी उन्होंने इंडियन ओशन के अंदर उतार दिया है और वो कह रहे हैं कि जंग बढ़ सकती है तो हमने यहाँ पर अपनी हिफाजत के लिए, वो इसमें कूद नहीं रहा लेकिन वो स्टैंड बाय पोजीशन पर खड़ा हुआ है कि कोई भी मामला हो सकता है। ये जो जंग है ये इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि अमेरिका, यूरोप तो छोड़े, पूरा वर्ल्ड इससे मुतासिर होगा। जो इस जंग में अमेरिका की जानिब से नहीं कूद रहा उससे ज्यादा अक्लमंदी इस वक्त कोई दिखा नहीं रहा। यानी आप अमेरिका को कहें कि भाई तू जो जाकर यमन के साथ लड़ाई कर रहा है, यमन की डिमांड क्या है?
उन्होंने ये कोई कहा है कि हम अमेरिका के खिलाफ हैं? उन्होंने कहा है कि हम नॉर्वे के या किसी के खिलाफ हैं? उन्होंने कहा जो इसराइल के लिए माल लेकर जाएगा उसको नहीं छोड़ेंगे। तो चाचा मामा बने फिरते हो, अमेरिका क्या बाप बना हुआ है सबका? लॉयड ऑस्टिन को तुमने भेजा वहां पर। लॉयड ऑस्टिन की हालत ये है कि पेंटागन का चीफ है, बीकी बिल्ली बना हुआ था वो नेतन्याहू के सामने। वो खड़ा नहीं हो सकता उसके सामने, औकात ही नहीं है उसकी, क्योंकि इसराइल के पास जिन जिन सियासतदानों की, बड़े लोगों के वीडियोस, डाटा और सारा कुछ मौजूद है, अब वो उसको इस्तेमाल करके वो अमेरिका को जंग में कूदवा रहे हैं। और वो जंग में जब कूद रहा है तो आप ये सोच लें ये सारे मामले पर क्या हाल हो जाएगा। तो ये अब इस सारी सूरत हाल में भारत ने यहाँ पर 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो हैं कॉस्ट ऑफ वदन और उसके अलावा दूसरी साइड के ऊपर उसने डिप्लॉय किए हैं। अब आप सोच लें कि अमेरिका ने भारत को कहा आप इसमें शिरकत करें, उन्होंने कहा जी हम शिरकत नहीं करेंगे, हमारा ये मामला नहीं है। हाँ, हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, हम इसको देखेंगे और स्टैंड बाय पर हम इसके साथ खड़े हुए हैं, पोजीशन हमारी बड़ी क्लियर है। अब इस सारे मामले के ऊपर इजराइल का सबसे बड़ा जो इशू खड़ा हुआ है वो ये है कि आप ये देखिए, हमास से इन्होंने बातचीत की कि भाई आप इस जंग को करें हमारे साथ मिलकर ख़त्म, यानी जो कैदियों का तबादला था। उन्होंने इनके सामने रखी है शर्त, एक ही शर्त रखी है, पहली और आखिरी शर्त ये है आप इस जंग को बंद करें। अब हुआ ये है कि कतर को उन्होंने कहा कि आप इनसे बातचीत करें। हमास की और बहुत सारी शराइत थी, यानी सामान आना, ये करना, वो करना, वो सारी उन्होंने कहा जी मान ले। उन्होंने कहा जी आप इसको करें परमानेंट जंग बंद। हमने अगर आपने परमानेंट जंग बंदी ना की तो हम इस जंग में आपके साथ नहीं आपके खिलाफ लड़ेंगे, अब आप फिर जो मर्जी कर ले। अब वो परेशान है कि क्या चक्कर है, हम कहां पर जाएं, कितनी देर तक जाकर लड़ाई करें। आप सोचें कि आपने इस सारे मामले के अंदर वो शर्त रख दी है जो इतनी कड़वी गोली है जिसको इजराइल निगल ही नहीं सकता। अगर जंग बंदी करनी है, अब एक बात बताइए, जंग बंदी करनी है तो ये अमेरिका जो इतना 12 ममालिक के साथ कूद रहा है हमला करने के लिए यमन पर, इसको क्या जरूरत थी? यमन की पावर का उसको अंदाजा है। देखिए ये बात नहीं है कि इसराइल की यहाँ पर ताकत क्या है या अमेरिका की या नॉर्वे की या बाकियों की ताकत क्या है। एरिया का बहुत ज़्यादा फर्क होता है। आप अपने एरिया में बादशाह होते हैं। अमेरिका आप देखिए अफगानिस्तान में गया, जूते खा कर आया, जूते खा कर आया, और बुजदिल जो थे वो देख रहे थे। इसी तरह आप सोचें कि इजराइल गया किसकी नो में अंदर गया, वो जाता है एरिया में हमास के, और वहां पर जाकर जो उसका हाल हो रहा है वो सारी दुनिया ने देखा, वो बताने की जरूरत ही नहीं है। तो ये असल में मसला होता है कि आप किसी की जंग में जाते हैं, अमेरिका जाकर सिंपल सी बात करें ना इजराइल को कि भाई ये जो शर्त उन्होंने रखी है तुम ये शर्त मान लो, जंग ही खत्म हो जाएगी तो मामला पूरी दुनिया का ठीक हो जाएगा, तुम्हारे मुल्क की कंपनीज भी ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि सबसे ज्यादा उनको, आप सोचें इतने उनके फौजी मारे गए हैं। एक सिर्फ अस्पताल ने बात की है, उसने कहा है कि जितना फिगर ये बता रहे हैं इसराइल के फौजियों का, उससे तो कई गुना ज्यादा हम जख्मियों का इलाज करके उनको घर भेज चुके हैं और कई अभी तक एडमिट है। याद रखिएगा इसराइल के जो अस्पताल हैं वो इससे कम पड़ चुके हैं फौजियों के लिए, इतना ज्यादा, लेकिन वहां पर इजाजत नहीं है। वही सिंपल सी बात है, एजेंसियों के लोग जाते हैं, मिलिट्री के लोग जाते हैं, तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, जरा सा कोई करेगा तो उसको उठा कर ले जाता है। इसके बावजूद अब आम की सड़कों पर निकली हुई है और वो कह रही है कि तुम हमास की शर्त मान लो। हाँ, तुम शर्त ये मान लो तो उसके बाद हमारे लिए तो फायदा हो जाए कि पूरी की पूरी जंग बंदी हो जाए। इसराइल नहीं मान रहा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात है जो कि हमास ने शायद ये स्ट्रेटजी जो है वो अफगान तालिबान से सीखी है। जिस तरह अफगान तालिबान ने कहा था कि भाई हमने जंग बंदी करनी नहीं है, उन्होंने इनको कहा था कि तुम जंग बंदी करो, अमेरिका ने कहा था, और फिर मुज़ाकरात होंगे। उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए जंग बंदी नहीं होगी। वरना बताइए कि सबसे ज्यादा लड़ाई किस पर हो रही थी? अफगानी मारे जा रहे थे, अफगान तालिबान के ऊपर भी हमले थे। उन्होंने कहा नहीं हम अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे, इनकी फौज को बददिल करना है, पॉइंट ही कोई नहीं देना। इस चक्कर के अंदर मुज़ाकरात नहीं हुए, करते करते अमेरिका ने बात मानी और आखिरी दिन तक लड़ाई होती रही। फिर आप देखिए क्या सूरत हाल पेश आई। फिर सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब पेश आती है कि हमास ने उसके ऑपोजिट रखा है कि आप जंग बंदी करेंगे, क्योंकि इधर इसराइल नहीं चाह रहा, उधर अमेरिका चाह रहा था। उसने कहा जी नहीं हमने तो जंग बंदी नहीं करनी। उसने कहा ठीक है तो फिर कैदियों का तबादला नहीं होगा, फिर आप चुप करके बैठे, फिर देखी जाएगी जो सूरत हाल होगी। ऊपर से कैदियों के घर वाले जो हैं उन्होंने इनके नाक में दम करके रखा हुआ है, इनकी रेटिंग गिर रही है, इनके मामला काफी खराब है। तो करते करते इजराइल का इस वक्त भुड़कस निकल रहा है। लेकिन ये यमन की जो लड़ाई है इसमें जिन ममालिक ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, सबसे बेहतरीन फैसला इनका है। आप इनको जितना अप्रिशिएट करेंगे उतना कम है,
क्योंकि अमेरिका ये लड़ाई ज़्यादा देर तक अकेला लड़ नहीं सकता। अभी ईरान ने बहुत कुछ करना है। अभी तो 33,000 मिसाइलों की बात हम एक साइड पर कर दी, अभी तो ऐसा कुछ उन्होंने फायर करना है कि अमेरिका को अंदाज़ा हो जाएगा कि उसके साथ इस खित्ते में हुआ क्या है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।